हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज 1 नवंबर है, जिसे हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वह यही है कि 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आंसर इज 67वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। किस रूप में मना रहे हैं? तो जन उत्सव के रूप में मना रहे हैं। मध्य प्रदेश को अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो ये हृदय प्रदेश है। क्यों हृदय प्रदेश है? क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखा था, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, घड़ियाल राज्य के नाम से भी जाना जाता है, तेंदुआ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और नदियों के मायके के रूप में भी जाना जाता है। अब ये सब नाम क्यों पड़े? तो सोया प्रदेश, सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पर सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। सेकेंड नंबर पर टाइगर स्टेट, तो जो अभी रिसेंटली टाइगर जो जनगणना हुई थी, टाइगर गणना हुई थी, उसमें सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है टाइगर की? 526 टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश ने कर्नाटक को और बाकी स्टेट को पीछे कर दिया, इसलिए मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जो घड़ियाल की संख्या है, तेंदुओं की संख्या है, वह भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसे इन सब नामों से संबोधित किया गया है। और नदियों का मायका, तो चाहे वो नर्मदा नदी हो, कैन हो, बेतवा हो, बहुत सारी नदियां हम मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, इसीलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को, जो फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, उसी की रिकमेंडेशन में, जो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, तो आपको कभी भी आंसर 1 नवंबर 1956 नहीं लगाना है। पुनर्गठन मतलब फिर से, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, तब मध्य प्रदेश कब बना था। तो जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्वरूप है, तो वह है 1 नवंबर 2000 वाला, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है, उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? उद्भव इंटरनेशनल, चूंकि ये इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है, तो इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये कहाँ पर हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। तो कोई भी इंटरनेशनल लेवल का जो घटना है, वो भारत में, मध्य प्रदेश में कहीं पर भी होती है, तो हमें उसे अच्छे से पढ़ना है। ये ग्वालियर में हुआ और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 29 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक किया गया। कहाँ पर किया गया? ग्वालियर में किया गया। फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पेपर में ज़रूर आएगा, क्योंकि खेल से संबंधित क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, यहाँ पर महिला याद रखना है कि ये महिलाओं का विश्व कप है। इसका आयोजन 2022 में कहाँ पर किया गया और यह खिताब किसने जीता? 2 क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो जो इसका आयोजन किया गया था वह भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गोवा एंड नवी मुंबई में किया गया था। भारत में 3 स्थानों में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो विश्व कप है, अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा मीन्स फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, ये किसने जीता है? ये स्पेन ने जीता है। किसको हराकर जीता है? मीन्स उपविजेता कौन है? तो कोलंबिया है। तो स्पेन ने ये सेकेंड टाइम जीता है और कोलंबिया की इसमें हार हुई है। और फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत कब से की गई? तो 2008 से की गई। और फीफा अंडर 17 जो पुरुषों का विश्व कप है, वो 2017 में इंडिया में हुआ था, ये भी याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन आपको फीफा से रिलेटेड पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फीफा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। किस राज्य ने भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो हम सभी जानते हैं कि 31 अक्टूबर को मोदी जी कहाँ पर गए थे? गुजरात गए थे, क्योंकि सरदार पटेल जी की जयंती थी, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल जी के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वह देख लीजिएगा। तो एकता नगर गुजरात, भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो
एकता नगर गुजरात में किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अब भूल भुलैया गार्डन तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये मियावाकी वन क्या है? ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। होता क्या है यहाँ पर कि दो पेड़ रहते हैं, तो जैसे एक पेड़ लगा हुआ है उसी के बाजू में हम एक और पेड़ लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे हम सभी के बीच में कंपटीशन होता है कि अगर हमारा फ्रेंड अच्छे से पढ़ रहा है, उसका रैंक आ रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी पढ़ना चाहिए। वैसे ही पेड़ों में भी होता है। अगर एक पेड़ है उसके बाजू से दूसरा पेड़ लगा है, तो इसमें जो ग्रोथ फैक्टर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है पास पास वन लगाने से। लगभग 10% जो है वो अधिक वृद्धि देखी जाती है। और ये केवल कहने की बात नहीं है, इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है। इसीलिए ये मियावाकी टेक्निक अपनाई जाती है वृक्षारोपण से रिलेटेड। तो इसका उद्घाटन गुजरात में हुआ है। फिर गुजरात की ही एक और बहुत दुखद घटना है जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माछू नदी। माछू नदी कल बहुत चर्चा में रही। तो माछू नदी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन तो सिर्फ यही है कि आंसर यही है कि ये गुजरात में स्थित है। एक मोरबी शहर है गुजरात में। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ था। कल वह ब्रिज टूटा, जिसके कारण ऐसा तो बोला जा रहा है कि 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन असली आंकड़े तो हम सभी को पता भी नहीं है। और यह दुर्घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, गुजरात में एक शहर है मोरबी शहर, वहाँ पर एक ब्रिज है, वहाँ पर एक केबल का ब्रिज बना हुआ था। जहाँ पर केबल का ब्रिज मीन्स क्या है कि ये तारों से जुड़ा हुआ ब्रिज था। यहाँ पर कुछ भी ऐसा मतलब परमानेंट ब्रिज नहीं था। ये देखिए, मैं आपको फ़ोटो से दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ब्रिज बना हुआ था, तो ये ऐसे केबल से कनेक्टेड है और इधर से इधर तक नदी पार करने के लिए ब्रिज बना हुआ था। तो ये इसको हेरिटेज ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। हेरिटेज ब्रिज के रूप में जाना जाता है। तो इस ब्रिज को क्या किया गया, पहले बंद कर दिया गया, फिर इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ और इसको फिर से चालू किया गया। लेकिन हाँ, अगर कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम फिर से होता है तो उसको एक फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ता है। तो जो ये ब्रिज है, इसका फिटनेस टेस्ट जो हुआ था वो पास नहीं हुआ था, जिसमें ये पता नहीं किया गया था कि इसकी कितनी क्षमता है, कितने लोग एक बार में जा सकते हैं। तो इसी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ कि कुछ लोग सेल्फी लेने के चक्कर में इस ब्रिज पर बहुत सारे लोग चले गए और वो रील्स बना रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तो संख्या अधिक बढ़ जाने के कारण ये ब्रिज टूट गया और इतने सारे लोग, रात का माहौल था, इतने सारे लोग नदी में गिर गए, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग भी थे। तो ये सेल्फी लेना और ऐसे घटना वाले स्थल पर जहाँ पर हमारी जान चली जाए, तो ये बहुत ही दुखद है। हमें हमेशा अपनी लाइफ में इतना सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सेल्फी, कोई भी फ़ोटोज़ हमारी लाइफ से बढ़कर नहीं है। तो अब सरकार मुआवजा दे देगी, लेकिन सरकार की भी लापरवाही है। ऐसे स्थानों पर फिटनेस सर्टिफिकेट का होना बहुत अधिक ज़रूरी है। तो ये तो एक करंट अफेयर की न्यूज़ थी, लेकिन यहाँ से हमें सीखने क्या मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस ब्रिज का निर्माण कब हुआ था? 1877 में हुआ था और 1880 से लगभग इसकी शुरुआत थी। तो आप सोच लीजिए कि इतने सालों पुराना अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये ब्रिज था और वो इस तरीके से टूटा और इतने लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट न्यूज़ है, फुटबॉल फॉर स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो फुटबॉल है तो फीफा ही करेगा, तो फीफा ने लॉन्च किया है। फिर एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो इंटरनेशनल करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के राष्ट्रपति बने हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, जो इसके पहले राष्ट्रपति थे उनका और लूला डी सिल्वा के बीच में, लूला डी सिल्वा को 49% और लूला डी सिल्वा को 50% वोट मिले और इनके अपोजिट में जो खड़े हुए व्यक्ति थे उनको 49% वोट किए। मीन्स यहाँ पर सारा खेल एक नंबर का था। तो आप सोचिए कि एक नंबर कितना अधिक महत्व रखता है। एक नंबर से हम पास भी हो जाते हैं, फेल भी हो जाते हैं। एक नंबर से वोट में चुनाव में हम जीत भी जाते हैं और हार भी जाते हैं। वैसा ही कुछ इनके साथ हुआ। अभी आपने सुना होगा एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन बना है एबिसा। एबिसा क्या है? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये तीनों विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि प्रगति कर रही हैं। तो ये एबिसा का कॉन्सेप्ट लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? लूला डी सिल्वा। इसलिए हमें ये याद रखना है। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लूला डी सिल्वा बने हैं। ओके। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आरबीआई जो है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, उसने डिजिटल रुपी का उद्घाटन 1 नवंबर 2022 से किया है। डिजिटल रुपी क्या है? जैसे हम फ़ोन पे में पैसे रखते हैं, पेटीएम से पैसे करते हैं, वैसे ही डिजिटल रुपी का उद्घाटन किया गया है। तो जो वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट 2021-22 के बजट में डिजिटल रुपी लाने की बात की थी। तो उसी बात को अपनाते हुए अभी ये लॉन्च किया गया है। तो डिजिटल रुपी कितने बैंकों के साथ समझौता करेगा? 9 बैंक, जिसमें एसबीआई और अदर्स बैंक हैं। तो अभी क्या ये रिटेल और होलसेल दोनों के लिए ट्रांजैक्शन के लिए अप्लाई होगा? तो नहीं, अभी ये जो 1 नवंबर से उद्घाटन हुआ है तो वो होलसेल ट्रांसफ़र के लिए होगा, लेकिन 1 महीने के बाद ये रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज़ हो जाएगा। इससे क्या होगा? डिजिटल करेंसी का मतलब क्या है कि वो जो करप्शन है उसको उसमें कमी लाने का काम करती है। अगर आपके जेब में 10 रुपये है तो वो 10 रुपये कोई चुरा नहीं सकता है। कैसे आया, आप किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रहेगा। तो इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार में कमी आएगी। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सेंसिटिव न्यूज़ है। इसको यहाँ पर हमें एक मानसिकता की बात चलती है कि भारत में बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हो रही हैं जिन पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है जिसमें जो वर्तमान में सीजेआई ऑफ इंडिया हैं, जो DY चंद्रचूड़ जी हैं और हिमा कोहली जी हैं, इनकी पीठ ने कल बोला है कि जो टू फिंगर टेस्ट, नॉट ट्रू, इट्स टू फिंगर टेस्ट, ये क्या है? ये 2 फिंगर टेस्ट जो होता है इस पर रोक लगाई है। तो ये 2 फिंगर टेस्ट होता क्या है? जो भी रेप पीड़िता है, जिसका रेप हुआ है, जब उसकी मेडिकल जांच होती है तो इस मेडिकल जांच में क्या किया जाता है कि जो पीड़िता है उसकी जो वेजाइनल कैनाल होती है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर 2 फिंगर डाल के टेस्ट करता है। तो ये बहुत ही अमानवीय है, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इस पर पहले भी रोक लगाई गई थी, लेकिन वर्तमान में भी इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सोच के देखिए कि जिस लड़की ने, जिस महिला ने उस असहनीय दर्द को, उस वेदना को सहा है और फिर उसी प्रकार से उसका टेस्ट किया जा रहा है, तो ये कितना बुरा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है कि ऐसे टेस्ट को तुरंत बैन किया जाए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगाई है, ये याद रखना है। तो आई होप आपको इतनी न्यूज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको उनके आंसर नहीं पता है तो आप गूगल से सर्च करके लिखिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि यदि आप एक बार सर्च करके लिख देते हैं तो वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक ही करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।